This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, मैं हूं नितिन गोखले और आपके लिए ये विशेष रिपोर्ट मैं लाया हूं कश्मीर से। मैं यहां खड़ा हूं एक राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के पोस्ट पे। पिछले कुछ महीनों में भारतीय सेना के कई जवानों ने खुदकुशी की है। क्या वो वजह है कि ये जवान खुदकुशी करने पे मजबूर होते हैं? क्या काउंटर इंसर्जेंसी का टेंशन उन्हें मजबूर करता है खुदकुशी करने पे, या कई और कारण होते हैं जो इस स्टेप लेने में उन्हें मजबूर करते हैं? मातम में डूबा सिंह परिवार। एक दिन पहले ही उनका बेटा हर्ष गोलियों से मारा गया। ये गोली किसी दुश्मन या आतंकवादी ने नहीं, बल्कि उसी के एक जूनियर साथी नायक एन रवि ने उसके सीने में उतार दी। मेजर हर्ष काम में लापरवाही बरतने को लेकर रवि को लताड़ रहे थे, तभी उसने बंदूक उठाई और मेजर पर गोली चला दी। Enemy would have been there, he would have faced it, and he has killed 3-4 militants during this period. Sir, he said, जीऊंगा तो ड्रम बीट के साथ जीऊंगा। आर्मी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस कि हाउ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स टेक प्लेस एंड आई हैव टू लूज माय सन। कुछ ऐसे ही सवाल 2 महीने पहले भोपाल के चक्रवर्ती परिवार के मन में कौंध उठे, जब जम्मू से उनकी बेटी लेफ्टिनेंट सुष्मिता की लाश पहुंची। बचपन से ही सेना की वर्दी पहनने का सपना देखने वाली सुष्मिता की अचानक खुदकुशी ने कई मुद्दों को सामने रख दिया। किस तरह सेना में महिलाओं के साथ बर्ताव होता है और आतंकवादियों से लड़ते हुए सेना के जवान और अधिकारी कितने तनाव में जीते हैं। नवंबर 2006 में लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज झा के परिवार को भी इन्हीं सवालों से रूबरू होना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसके चलते लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज झा को खुद को खत्म करना पड़ा? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन 2006 खत्म होते होते ये बात साफ हो गई कि भारतीय सेना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। हमारी सेना में 11 लाख जवान और अधिकारी हैं। देश की आबादी के लिहाज से ये संख्या ज्यादा नहीं कही जाएगी, लेकिन हमारी सेना जिस तरह से अपनी ट्रेनिंग और अनुशासन पर गर्व करती है, उसके लिए ये आंकड़े अगर खतरे की घंटी नहीं तो कम से कम चिंता की बात जरूर है। हमारी करीब 1/4 सेना उग्रवाद से लड़ रही है। ऐसे में कुछ सवालों का जवाब तलाशना जरूरी हो गया है, जैसे क्या भारतीय सेना लगातार अभियानों से थकान महसूस करने लगी है? क्या हमारे जवानों का तनाव खतरनाक ढंग से बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते वो हिंसा पर उतारू हो रहे हैं? इन सवालों का जवाब पाने का एक तरीका ये है कि कश्मीर में जवानों के साथ कुछ वक्त बिताया जाए। घाटी में सर्दियों का मौसम है, पहाड़ों पर बर्फ गिरने से ठंड काफी बढ़ गई है। जवान गर्म कपड़ों से लग गए हैं। सीमा पार से घुसपैठ में कमी आने के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ अभियान थोड़ा ढीला पड़ गया है, लेकिन चौकसी अब भी जारी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद जवान रोज की तरह गश्त पर निकलते हैं। शाम के वक्त जवान ज्यादा मुस्तैद रहते हैं, क्योंकि आतंकवादी आमतौर पर रात में निकलते हैं। कंपनी कमांडर पेट्रोल पार्टी के हर जवान को उसकी ड्यूटी बताता है। इसके बाद हथियारों और दूसरे साजो सामान से लैस होकर पेट्रोल पार्टी निकल पड़ती है। मूव, मूव। हर रोज दिन और रात में जवान आतंकवादियों को घेरने के लिए घाटी में फैल जाते हैं। ये काम जोखिम भरा तो है ही, इसमें कोई नयापन भी नहीं है। मौत हर पल जवानों के सिर पर मंडराती रहती है। पता नहीं कब किधर से कोई गोली उनके सीने को चीरती हुई निकल जाए। इन जवानों को कामयाबी भी कभी कभार ही नसीब होती है। पेट्रोल पार्टी को तो 10 में से 9 बार खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। कश्मीर में पिछले लगभग 15 सालों में सेना के जवान आतंकवाद के साए में जीने को आदी हो गए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है साहब मेरे को, क्योंकि हमको ट्रेनिंग इसी प्रकार का मिला हुआ कि पहाड़ी बर्फीले ग्लेशियर जैसे इलाकों में सीमा सुरक्षा के लिए तैनात होगी, तो हम अपने मानवी तौर से शारीरिक तौर पर से पहले से फिट आते साहब। राइफलमैन जितेंद्र सिंह के कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव राय भी वही जुबान बोलते हैं। Biggest duty that I have is to ensure that my men are trained fully at all times, because ultimately a fully trained soldier is a soldier who is a confident soldier and he'll fight intelligently.
So that's one aspect which is very important to me as a company commander. लेकिन सच्चाई इस रटे रटाए बयान से काफी अलग है। सेना के डॉक्टरों ने हाल ही में एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जिससे पता चला कि ऐसे हालात में रह रहे जवान कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर निर्मल देसाई जैसे जाने माने मनोचिकित्सक भी मानते हैं कि जवानों को जो ट्रेनिंग दी जाती है और जो काम उनसे लिया जाता है, दोनों में काफी फर्क होता है। The training and the molding of the entire psychological profile is of a clear external aggression, war mold. And when they're used in low intensity conflict or in civilian situations, their own perception of their role is seriously in doubt. In addition to which is the fact that low intensity conflict and civilian situations continue for much longer. It's like years, sometimes decades. बाहरी दुश्मन का खतरा फिलहाल नहीं है, फिर भी सेना की जंग जारी है। इस बार वो अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है। As far as I'm concerned, we are addressing these causes which are not just operational related. There are causes which, as I said, are personal or which are interpersonal relations amongst the leadership at the lower level and the soldiers. And also statistics have told us that the percentage terms of such incidents have happened more in peace stations than in operational areas. So I think we are looking at how to resolve the problems of the soldiers by better leadership, by addressing some of the other causes which are for the government and the civil administration to take care of. Initially. उग्रवाद के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने वाले कंपनी कमांडर भी मानते हैं कि जवानों के घर में अगर कोई समस्या होती है तो उसकी खबर उन्हें अब जल्दी मिल जा रही है। Do they have some kind of an apprehension that this is day in day out counterinsurgency operations might take a stress, or do you think there are some other kind of tensions that they carry? Actually, the Jawan who comes here, yes, that initial fear may be there. But you see, after a period of time, after proper training, and once he's on the grid, his mind is absolutely clear. So that's why I say a fully trained soldier is an intelligent soldier. And yes, the only problem that he has is, basically from his home side. It is, the problems in his home that worries him more. Now that the telecommunication has improved, does it contribute to some kind of a worry among these people, among the Jawans? Have you found something of that kind? Yes, at times I'll say that instant communication means instant information and maybe instant tension at times, yes.